नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा प्रधान। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का विषय है विश्व सुरक्षित गर्भपात दिवस, जो कि हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि हर साल 28 सितंबर को विश्व सुरक्षित गर्भपात दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? एक महिला किन परिस्थितियों में गर्भपात करवा सकती है? गर्भपात करवाने के लिए महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून बने हुए हैं, क्या कुछ नियम कायदे बने हुए हैं, और गर्भपात करवाने के बाद एक महिला अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा किस तरह कर सकती है ताकि भविष्य में उसको स्वास्थ्य संबंधी किसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने उसके पहले बोलना चाहूंगी। चुप नहीं रहना है और नहीं सहना है, जो अधिकार हैं अपने उन्हें अब और नहीं खोना है। यह शरीर है मेरा तो फैसला भी होगा मेरा, हर स्त्री का हक है सुरक्षित गर्भपात का होना। सुरक्षित विकल्प मिले जब भी जरूरत पड़े, हर महिला का सम्मान सुरक्षित समाज में जिए। यह दिवस याद दिलाता है अपनी ताकत को पहचानने का, सुरक्षित गर्भपात के हक को हर जगह फैलाने का। इन कविता की पंक्तियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज विश्व सुरक्षित गर्भपात दिवस पे हम महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी बातें करेंगे। और विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता गुप्ता जी और आईपास की स्टेट डायरेक्टर करुणा सिंह जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। नमस्कार। नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहले शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि विश्व सुरक्षित गर्भपात दिवस की इस वर्ष की थीम है सुरक्षित गर्भपात जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवा। इस बारे में बताएं, क्या उद्देश्य है और कब इस दिवस की शुरुआत की गई? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस दिवस को की शुरुआत लैटिन अमेरिका में 1990 में हुई थी जी। इट वॉज अ डे ऑफ एक्शन फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन। मतलब इट इज़ नॉट अ क्राइम, इट इज़ योर राइट, इट इज़ योर चॉइस। उसके बाद 2011 में वुमेन्स ग्लोबल संस्था है फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स, इसने रिकमेंड किया कि अब हम लोग हर वर्ष 28 सितंबर के दिन सेफ अबॉर्शन डे मनाएंगे। तब से ये भारत समेत कई देशों में मनाया जाता है। जी, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों हम हर साल विश्व सुरक्षित गर्भपात दिवस मनाते हैं? इसलिए ज़रूरत है हमें हर साल मनाने की, क्योंकि गर्भपात जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी के कॉजेज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट 8% कॉज है जो हम एक टू ए गुड एक्सटेंट एक अच्छे गर्भपात संस्थान में अगर ये गर्भपात हो रहे हैं तो इस संख्या को हम काफ़ी नीचे तक ला सकते हैं। जी, ठीक है। और इस बार का तो थीम ही है कि सेफ अबॉर्शन इज लाइफ सेविंग हेल्थ केयर, जिसका एक एक वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर हम सेफ अबॉर्शन सर्विसेज प्रोवाइड करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर। हम पेशेंट को तुरंत प्रभाव से और दूरगामी होने वाले प्रभावों से, कॉम्प्लिकेशन से दूर रखेंगे। जी, करुणा जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं या क्या विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें एक महिला गर्भपात करवा सकती है? हाँ प्रज्ञा जी, देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि आज भी औसतन 50% जो गर्भ धारण होते हैं वो अनप्लान्ड होते हैं, यानी कि महिला या जो हम बोलें युगल जो है उनकी स्वेच्छा से नहीं होते, गलती से ठहर जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी तो बहुत है कि ये सेवाएं हम गांव-गांव तक उपलब्ध कराएं। अब आपने पूछा कि किन विशेष परिस्थितियों में ये सेवाएं किसी महिला को मिल सकती हैं या उसको कब आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखिए, इसके लिए जो एक कानून है, एक विशिष्ट कानून है, हम कानून के दायरे में ही इन सेवाओं की बात कर सकते हैं। उस कानून को हम कहते हैं MTP एक्ट, और ये एक अधिनियम है जो 1971 में भारत सरकार ने बनाया था। और समय समय पे आवश्यकता अनुसार इसमें कुछ कुछ संशोधन किए जाते हैं, जैसा कि 2002 में किया गया, फिर 2021 में करा गया और 2024 में करा गया। तो इस अधिनियम के अनुसार 3 विशिष्ट हमने श्रेणियां बना रखी हैं कि उस किस श्रेणी में किसी महिला को कहाँ पे गर्भपात सेवाएं मिलेंगी। तो पहली श्रेणी है कि 20 हफ्ता तक की, यानी कि अगर 20 हफ्ते का गर्भ है तो वो महिलाएं, हम जिसको बोलते हैं ये सामान्य स्थिति में, यानी कि मान लीजिए कि अगर वो उस गर्भ को लगातार
करती है, कंटिन्यू करती है, तो उसके खुद के जान को खतरा हो सकता है, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अगर वो इस गर्भ को धारण करती है और होने वाले बच्चे में यानी कि भ्रूण में इतनी कोई ऐसी समस्या है कि अगर वो पैदा होगा तो वो अच्छी तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकता, तब भी वो इसके लिए पूरी एलिजिबल है कि वो ये सेवाएं ले सकती है। और एक और जो बहुत मैं बोलूँगी हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारतीय हैं और भारत में ये कानून है कि एक विशिष्ट परिस्थिति ये भी है कि मान लीजिए एक कोई कपल था, एक जोड़ा था जिसने कि कोई ना कोई गर्भ निरोधक इस्तेमाल किया था, लेकिन वो फेल हो गया, तब भी वो महिला जा सकती है किसी भी सेवा प्रदाता के पास जो कि अधिनियम के अनुसार अधिकृत है सेवाएं देने के लिए, क्योंकि हर कोई चिकित्सक इन सेवाओं को नहीं दे सकता, सिर्फ वही चिकित्सक इन सेवाओं को दे सकता है अधिनियम के अनुसार जो प्रशिक्षित हो या जिसके पास स्त्री विशेषज्ञ हो। तो वो महिला इस स्थिति में भी, यानी ये 5 स्थितियां हैं जिनको हम बोलते हैं सामान्य स्थिति में, 20 हफ्ते तक का गर्भपात करवाने के लिए अधिकृत सेवा केंद्र पे जा सकती है जी। उसके अलावा फिर एक और जो श्रेणी बनाई है वो है 20 से 24 हफ्ते तक की, उसमें 7 विशेष कैटेगरीज हैं। उन श्रेणियों में महिला गर्भपात सेवा के लिए किसी भी फैसिलिटी पे जाके जहाँ पे कि ये सेवा उपलब्ध है गर्भपात सेवाएं ले सकती हैं। इसमें विशेषकर जैसे कि कोई मान लीजिए जब उसने गर्भ धारण किया था, दोनों पति पत्नी के रूप में वो लोग थे, लेकिन किसी कारणवश उनका तलाक हो गया, या हो सकता है कि पति की मृत्यु हो गई हो। जी बिल्कुल, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस इज एन इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन। इसके साथ ही कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर ऐसा हो गया हो जहाँ पे ऐसी आपदा हो गई हो कि वो 20 हफ्ते तक जा ही नहीं पाई, तब भी वो 24 हफ्ते तक के लिए एक फैसिलिटी पे जा सकती है। और जो तीसरा है वो बहुत अहम है, जो मैं बोलूँगी कि ये जो हमारा लास्ट संशोधन हुआ था अधिनियम में, उसकी सौगात है महिलाओं के लिए कि 24 हफ्ते के बाद का भी कोई गर्भ है और अगर उसमें जो हमारे उस महिला की गर्भ में भ्रूण है उसमें ऐसी कोई अनियमितताएं हैं, इतनी कोई शारीरिक या मानसिक, अगर वो बच्चा पैदा होता है उसको समस्याएं हो कि वो लाइफ को अपनी अच्छी तरह से जी नहीं सकता, तो मेडिकल बोर्ड गठित किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा 11 जगहों पे हमारे पूरे राज्य में। तो वो मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति से उस महिला को इस परिस्थिति में भी, यानी कि 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात करवाने की अनुमति दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, क्योंकि उसमें मेडिकल बोर्ड की ये ड्यूटी भी है, कुछ पावर के साथ देखिए जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर ये गर्भपात किया जाता है तो महिला सुरक्षित रहे, क्योंकि प्राइमरी जो है हमारा वो ये है कि हम महिला सुरक्षित रहे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिला के स्वास्थ्य को हमें सबसे पहले देखना है कि महिला सुरक्षित रहे, तो क्या एक अवधि हो सकती है अगर किसी महिला के गर्भ ठहर गया है, गर्भ धारण हो गया है, कितने दिनों के अंदर वो गर्भपात करवा सकती है, उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान? सबसे पहले मैं MTP वर्ड को आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। आप करवा रहे हैं या तो मेडिकल मेथड से या सर्जिकल मेथड से, और इसमें इनकम्पैटिबल जैसे अबॉर्शन इनएविटेबल है, स्पॉन्टेनियस है, इनकम्प्लीट है, मिस्ड अबॉर्शन है, बच्चा खराब हो गया, ये सब नहीं इंक्लूड होते। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये है कि किस अवधि तक ले सकते हैं, तो मैडम ने जैसा बताया कि अमेंडमेंट किए गए, पहले तो ये 20 हफ्ते तक का था, फिर उसके बाद इसको अमेंडमेंट किया गया है और अब 20 से 24 हफ्ते तक इसकी अवधि को लाया गया है कि इन स्थितियों में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साइन से MTP की जा सकती है। और वो विशेष अवस्थाएं बता दी गई कि इनकी इट इज़ गोइंग टू कॉज ग्रेव इंजरी टू मदर, या फिर फीटल एनोमली है, या फिर मैरिटल स्टेटस का चेंज है, या कोई इसके लिए नेशनल डिजास्टर होना चाहिए डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट। इन दैट केस वो पेशेंट नहीं आ पाई तो इन दैट केस आप 24 हफ्ते भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद के लिए है ये कि मेडिकल बोर्ड का गठन होगा, उसमें एक ऑब्स्टेट्रिशियन होगा, एक पीडियाट्रिशियन मीन्स
शिशु रोग विशेषज्ञ और एक सोनोलॉजिस्ट वो अपनी मेडिकल बोर्ड अपनी राय देंगे तो ही ये गर्भपात। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने। विनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर एक बच्चा, जैसे एक छोटी बच्ची है, उसकी शादी हो गई है, कम उम्र में अगर शादी हो गई है, उसके बाद अगर उसका गर्भ धारण हो जाता है, तो ऐसे में वो बच्चा अगर नहीं चाहती है तो उस बच्चे को गर्भपात करवाने के लिए क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि उम्र छोटी है, शरीर भी इतना परिपक्व नहीं हुआ है? देखिए, कानून के हिसाब से तो मैरिटल स्टेटस इज नॉट द क्राइटेरिया। पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए, वेदर इट इज मैरिड गर्ल और अनमैरिड गर्ल। 18 ईयर्स इज द क्राइटेरिया जब वो मेजर है, और इस केस में वो स्वयं एमटीपी की कंसेंट दे सकती है। स्पाउस कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। उसके अलावा कम उम्र है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, देख लेंगे पेशेंट इज नॉट, पेशेंट फिट नहीं है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, कोई हार्ट डिजीज है, कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस जिनके हिसाब से वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। जी करुणा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई महिला है शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है या मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, मानसिक रूप से क्षीण है और गर्भ धारण हो जाता है, ऐसे में गर्भपात करवाने के लिए क्या कुछ कानून बने हुए हैं? ऐसे में देखिए, जो हमारा ये अधिनियम है जिसका 1971 का, उसमें इनके लिए भी प्रावधान है कि अगर या तो वो 18 साल से छोटी है या मानसिक रूप से अस्थिर है, जिसको हम बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, तो उस केस में वो किसी भी अभिभावक को जो कि स्वयं 18 साल से ज्यादा हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो वो उसको गार्जियन की तरह ले जा सकते हैं और वो जो है कि कंसेंट दे देंगे, यानी कि वो परमिशन दे देंगे और जो है गर्भपात सेवा उनको किसी भी फैसिलिटी पे मिल जाएगी। तो ये एक्चुअली राजस्थान में, या मैं बोलूँ भारत में, ये एक बहुत अच्छी सुविधा है कि हमने इसको इतना लचीला बनाया हमारी सरकार ने कि कोई भी जहाँ तक हो बैरियर ना आए, महिला के स्वास्थ्य को, उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स का ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल। और ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें सारे सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ते हुए ये जो सुरक्षित गर्भपात की जो सुविधा है वो दूरस्थ गांवों तक, भारत के हर एक कोने तक हमारा पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, सो दैट ऑल द women and girls are benefited because of this rule। जी मैम, अभी ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी की अगर बेटी है, 2 बच्चियां हो गई हैं, लेकिन वो तीसरा बच्चा नहीं चाहती, लेकिन कई बार होता है ना कि परिवार का भी दबाव होता है, समाज का भी दबाव होता है। उस परिस्थिति में अगर महिला ना चाहते हुए भी बच्चा पैदा कर रही है और उसको बच्चा पैदा नहीं करना है, तो क्या कर सकती है महिला? देखिए, एमटीपी के लिए मैंने पहले ही बताया कि स्पाउस कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरी बात मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूँगी कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो वो वाली एमटीपीज हैं वो कम्प्लीटली इलीगल है, कि डायग्नोज करके कि ये लड़का है लड़की है, पीसीपीएनडीटी एक्ट भी बना है, तो लड़का लड़की डिस्क्रिमिनेट करके फिर आप एमटीपी कराएं, वो कम्प्लीटली इलीगल है, ठीक है। इसके अलावा वो हमारे पास आ सकती है, गर्भपात के लिए आ सकती है अगर वो चाहती है, दिस इज हर चॉइस ओनली, हर राइट ओनली, और वो हम उसको गर्भपात की सुविधाएं देंगे। साथ ही साथ आगे के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस जरूर से देंगे, क्योंकि बार बार गर्भपात से शरीर में खून की कमी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, आगे इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन की समस्या से महिला गुजर सकती है, क्रॉनिक एनीमिया हो जाता है, इवन पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को, इफ शी वांट्स, हम उसे कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम एमटीपी की सुविधाएं जो भी रूट है हम उसको ऑफर करेंगे कि मेडिकल मेथड, जो भी हमारे डॉक्टर की भी राय होगी कि मेडिकल मेथड से, सर्जिकल मेथड से एमटीपी कैसे करें, और साथ ही साथ उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइसेस जरूर देंगे। इट इज़ अ कैफेटेरिया अप्रोच, हम सब तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव उसको बताएंगे, उसके साइड इफेक्ट्स बताएंगे, हम उस पर थोपेंगे नहीं, हम उसे बताएंगे कि ये चॉइसेस हैं, तुम्हें कब तक के लिए चाहिए, क्या चाहिए, फाइनल डिसीजन विल बी हर्स ओनली। जी, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको इन कानूनों की जानकारी मिले कैसे? हाँ जी, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आई थिंक क्योंकि अगर हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय गर्भपात दिवस मनाने का कारण भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा समुदाय है उसमें जागरूकता फैलाएं। तो सबसे ज़रूरी मुझे जो लगता है कि हमारे समुदाय में जो बहनें हैं उनको ये चाहिए कि आपके गांव में, आपके जगह जगह ढाणियों में आशा आती हैं, है ना, पूरे, और हमारे राजस्थान की आशाएं बहुत अच्छी तरह उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है हर चीज़ पे। तो आशाओं के माध्यम से मैं बोलूँगी कि आप जो है
स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, जिनको हम हेल्थ वेलनेस सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जो CHO होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनके भी जॉब जो कार्य है उसका एक हिस्सा ये है कि सुरक्षित गर्भपात की सही जानकारी और रेफरल के लिए वो महिलाओं को ये बता सके उन्हें अब कहाँ जाना है। ठीक है, तो एक कड़ी तो हो गई, पहली कड़ी हो गई आपकी आशा, फिर हो गया आपका स्वास्थ्य कल्याण केंद्र। वहां से आपको बिल्कुल सही राय मिल जाएगी कि अगर गर्भपात सेवा लेनी है तो कहाँ जाना है। जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र इसके लिए अधिकृत हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने प्रशिक्षित मेडिकल ऑफिसर को बैठा रखा है जो कि गर्भपात सेवा देने के लिए एलिजिबल है। तो एक तो इसमें घबराने की बात नहीं है, और हम इधर उधर जाके, और जिसको हम बोलते हैं दाई से बाई से, या जो कोई हमारे गांव में बंगाली डॉक्टर है, उनसे सेवाएं बिल्कुल नहीं लेनी है। हमको हमारी आशा से संपर्क करना है, हमारा जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है हम वहाँ जाएं, और फिर उनके माध्यम से हमारे पास जो भी सबसे करीब हमारी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसको हम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी बोलते हैं, वहाँ जाके किसी भी चिकित्सक से आप ये सेवाएं ले सकते हैं जी। अगर मान लीजिए वहाँ पे भी सेवा नहीं है तो आसपास का जो भी सामुदायिक केंद्र है वहाँ ये गर्भपात सेवा उन्हें ज़रूर मिल जाएगी। और इसके लिए सरकार एक मिशन, एक और YouTube पे इन्होंने चैनल चलाया, गर्भ की पाठशाला। अच्छा, गर्भ की पाठशाला। गर्भ की पाठशाला, गर्भ की पाठशाला में भी इसके लिए सरकार, मेरे को लगता है जल्द ही एक वीडियो अपलोड करेगी, जिसमें कि ये सारी सामान्य जानकारी जनता के लिए जारी होएगी, जिसमें कोई भी महिला उस चैनल पे जाके, यही नहीं अपने स्वास्थ्य संबंधित, तो उसका नाम ही जैसे बताता है कि गर्भ की पाठशाला, अब वहां जाके इन सब किसी भी मुद्दे पे आप जानकारी ले सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं मुझे क्या करना है, और अगर कोई सी भी सेवा चाहिए तो कहाँ जाना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप स्त्री रोग इस बारे में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे तक ज़्यादातर रीचेबल हो और बहुत अपडेटेड हो, इसके लिए हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग बीच बीच में होती रहती है। हमारा गनगौरी अस्पताल का एक केंद्र भी है, जहाँ पे रेगुलर रूप से, नियमित रूप से डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगी, एक महिला जो गर्भवती है, अगर वो नहीं चाहती बच्चा पैदा करना, तो ऐसे में गर्भपात के लिए सुरक्षित उपाय कौन सा हो सकता है? क्या मेथड होते हैं अबॉर्शन के? बिल्कुल सही आपने पूछा है कि हम मरीज को खुद भी चॉइस देते हैं, हाँ उसको हेल्प करते हैं इन टेकिंग राइट डिसीजन। ठीक है, तो मेडिकल मेथड्स भी होते हैं और सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं गर्भपात करने की। जैसे मैंने बताया MTP, इसमें इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, ये सब इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन होता है, जैसे कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा डिग्री है, या उसने ट्रेनिंग ली हुई है, MBBS डॉक्टर भी उन्होंने थोड़ा सा ट्रेनिंग ली हुई है, इसकी भी ट्रेनिंग होती है, तो वो अपने मेडिकल मेथड से दे सकते हैं। इसमें एक किट आती है, ठीक है, एक मिफेप्रिस्टोन होती है ड्रग, ये जो प्रोडक्ट है तो उसको डेसिडुआ के नेक्रोसिस कर देता है। ठीक है, और जो उसके बाद ये डे 1 पे हम लोग देते हैं। ठीक है, और उसके बाद डे 3 पे हम लोग मिजोप्रोस्टॉल करके गोली आती है, 4 गोली होती है, उसको दिया जाता है। इससे जो डेड हुआ कंसेप्टस होता है वो निकल जाता है, क्योंकि ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है, धीरे धीरे प्रोसेस निकल जाता है, और ये ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। प्रोसेस कंप्लीट होने में 13-14 डेज लगते हैं, लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। जी डॉक्टर साहब, एक बात मुझे जो मैंने खुद भी नोटिस की है, कई बार देखा भी है महिलाओं को बिना डॉक्टरी परामर्श के, कई बार केमिस्ट से या दुकान पे जाकर, मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयाँ ले आते हैं, और उन दवाइयों को खुद ही बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के लेते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि तबीयत खराब होती
जाती है, कई परिस्थितियों में मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि सुरक्षित गर्भपात बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम यहाँ विश्व सुरक्षित गर्भपात दिवस ही मना रहे हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। जी, हमारा थीम ही है कि हमें सेफ एबॉर्शन सर्विसेज देनी है। तो हम कहेंगे कि किसी भी अनट्रेन्ड वर्कर से या रॉन्ग प्लेस पे, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको जो हमारे सरकार से अधिकृत सेंटर है वहीं पे जाना है, और ये जो गोलियां खा लेते हैं ये लीगल एमटीपी में ही नहीं आता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और कई दफ़े ये भी होता है कि ट्यूब में बच्चा होता है और उसने तो बस दे दी, और वो ट्यूबल जो अबॉर्शन है वो हेमरेज, शॉक, इस तरह करके पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, पेशेंट एकदम कोलैप्स हालत में, गंभीर अवस्था में लाया जाता है, और फिर दैट कैन लीड टू इवन डेथ ऑफ द पेशेंट। जी करुणा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, राजस्थान में महिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं के लिए कहाँ जा सकती है? हाँ, देखिए ये बहुत अहम प्रश्न है कि अगर हमें जानकारी है तो ठीक है, अब जानकारी तो मिल गई, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं जाऊँ कहाँ? तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आप किसी अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप जिला अस्पताल में जा सकते हैं, और अगर आपका मन है तो आप किसी निजी स्वास्थ्य केंद्र पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें अधिकृत होना चाहिए कि निजी स्वास्थ्य केंद्र, कोई भी प्राइवेट चिकित्सालय है, उसको एक मान्यता प्राप्त करनी होती है, जो कि डीएलसी एक जिला स्तरीय समिति होती है, वो उसको मान्यता देती है। तो ये तो अगर मान लीजिए आप किसी बड़ी जगह में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी छोटे गांव में हैं, ग्रामीण जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इतनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की थोड़ा सा अभाव है। हालांकि अब तो अगर आप देखते होंगे, हम लोग तो जैसे जाते हैं तो राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं काफी बहुत अच्छी बेहतर रूप से चल रही हैं। तो आप किसी भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे ये सेवाएं ले सकते हैं। वहाँ पे जो भी अगर चिकित्सक है वो यदि प्रशिक्षित हैं तो वो बिल्कुल आपको सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे जो भी लोग हैं, जो स्टाफ है, जो हमारे और उस क्षेत्र की जो आशा एएनएम्स हैं, उनको ये पता होता है कि कहाँ पे ये फैसिलिटी उपलब्ध है। तो अगर ए पॉइंट पे नहीं मिल रही तो बी पॉइंट पे कहाँ जाना है, ये भी ये वहाँ पे जानकारी बहुत अच्छे से उपलब्ध है। तो एक तो आशा को ना भूलें, हमारी जो समुदाय के लोग हैं, और एक जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है उस पे भी सरकार बहुत ध्यान दे रही है कि वहाँ पे सारी सुविधाओं की जानकारी तो मिल सके, तो वहाँ पे भी जाके ये लाभ उठाया जा बिल्कुल। इवन जो सर्जिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन है, जिसे कि हम लोग एमवीए सिरिंज कहते हैं, वो भी हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पे अवेलेबल कराए हैं, और ट्रेन्ड डॉक्टर्स वहाँ पे रखे वहाँ पे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो बिल्कुल सेफ मेथड ऑफ एबॉर्शन यूज करके सही तरीके से और सब कुछ का ध्यान देखते हुए, एसेप्सिस का ध्यान रखते हुए आपका सेफ एबॉर्शन। जी, बहुत सही बात की आपने डॉक्टर साहब। कई बार देखा जाता है कि गर्भपात करवाने के बाद महिला के रक्तस्राव बहुत ज्यादा होता है, जिससे शरीर को खतरा होता है, स्वास्थ्य को खतरा होता है। ऐसे में उस महिला को गर्भपात करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य को कोई ज़्यादा खतरा ना पहुंच सके? देखिए, आजकल हम लोग जो एमवीए सिरिंज से करते हैं या जो भी मेथड से करते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे तरह से एबॉर्शन करते हैं, और कम ही देखा जाता है कि बहुत हेमरेज हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग है, खून की कमी आई है, ये सब कम ही देखा जाता है। फिर भी हम ऐसे केसेस में पेशेंट का इवेल्युएशन करेंगे, देखेंगे सिर्फ कुछ हीमोस्टैटिक गोलियां हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन, इनसे काम चल जाता है तो ठीक है। नहीं तो कभी कभी हमें रिपीट एक सोनोग्राफी करानी पड़ती है, देखने कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। और इसके साथ हम ये कहेंगे कि साथ में जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है, आयरन सप्लीमेंटेशन, एंटीबायोटिक दवाएं हैं, उसको मरीज के जरूर खाना चाहिए। जल्दी जल्दी एक आखिरी सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी मैम, गर्भपात की आवश्यकता ही ना पड़े? जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बार बार जो रिपीटेड एबॉर्शन है, लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लेते हैं, ये रेगुलर एबॉर्शन में नहीं आता है। बार बार एबॉर्शन हमारा गर्भ निरोधक नहीं है। हमारा एम है कि हम मरीजों को एक एबॉर्शन से कॉन्ट्रासेप्टिव एक पॉलिसी दें, एक कैफेटेरिया अप्रोच दें। हमारे पास विभिन्न मेथड्स हैं
टेम्परेरी मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड्स हैं। टेम्परेरी मेथड्स में बैरियर मेथड्स आता है, इसके अलावा हमारे हार्मोनल प्रिपरेशन से हम खाने की गोली देते हैं, हम IUCD लगा सकते हैं, हम अंतरा के इंजेक्शन दे सकते हैं जो हर 3 महीने पे लगाए जाते हैं। इसके अलावा इम्प्लानॉन का जो एक लोकल इम्प्लांट लगाते हैं जो हम भुजा में आर्म में लगाते हैं, सबडर्मल इम्प्लांट है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर 3 years एंड वेरी इफेक्टिव, कोई हार्डली कोई साइड इफेक्ट होता है एंड पेशेंट इज फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। और दिस इज द राइट टाइम जब पेशेंट हमारी बात को अच्छे से समझेगा, क्योंकि वो अबॉर्शन भी करा रहा है, उसे पता है कि किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है उसका। और मेल पार्टनर्स का इंडिया में वैसे भी देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन में कोई बहुत हार्डली कोई रोल है, और सास भी और एडवाइस देने की है। तो इस समय पेशेंट हमारे पास है, हम उसे पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये तरीके हैं। हम स्थायी जो मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड जैसे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, इसके बारे में भी उनको इसी समय जानकारी दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और चलते चलते आप दोनों से संदेश लेना चाहेंगे हमारी उन महिला दर्शकों के लिए जो हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं। आज विश्व सुरक्षित गर्भपात दिवस पर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? पहले मैम आप, फिर आप। देखिए, ये मैं इसी से जुड़ी हुई बात बोलना चाहूँगी कि 26 तारीख को कॉन्ट्रासेप्शन डे भी होता है, जी, है ना? तो और फिर 28 तारीख को गर्भपात दिवस भी है। तो एक तो गर्भपात दिवस से बहनें ये ना समझें कि गर्भपात की संख्या में हमें वृद्धि करनी है इसलिए हम इस दिवस को बना रहे हैं, नहीं। हमें एक्चुअली जो अभी आप प्रज्ञा जी ने बोला कि गर्भपात की जरूरत ही ना पड़े, आवश्यकता ही ना पड़े, इस तरह से हम अपनी जीवन शैली रखें, यानी गर्भ निरोधक जो है हम जरूर अपनाएं जी। और जो भी हमारे अगर शारीरिक संबंध है वो इतने सेफ हो की ज़रूरत ना पड़े। और जो शादी की उम्र है वो खासकर ग्रामीण इलाकों में वो अभी भी हम देखते हैं कि 16 साल में शादी हो जा रही है, 15 साल में हो रही है, तो ऐसा ना करें। अभिभावकों से ये मेरा निवेदन है कि बच्चों की शादी कानून के अनुसार जो उम्र है उसी में करें जी। और अगर आवश्यकता पड़ती ही है तो इस निर्णय को लेने में देरी ना करें, क्योंकि जितना देरी से ये निर्णय लिया जाता है गर्भ उतना आगे बढ़ जाता है, और फिर चिकित्सक के लिए भी और महिला के लिए भी ये जो है उतना सरल नहीं रहता है। तो जितनी जल्दी निर्णय लेंगे अगर गर्भपात करवाना है वो महिला की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि देखिए, स्त्री तो घर की धुरी होती है, स्वस्थ नारी ही हमारे देश का भविष्य के भी निर्माण करेगी। उसके ऊपर ही घर का ही नहीं, अगले जो बच्चों का एजुकेशन वगैरह है, अगर वो ही क्रॉनिकली एनीमिक रहेगी, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रहेगी, तो अपने परिवार का लुक आफ्टर डेफिनेटली उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगी। इसलिए सही समय पर शादी होना, सही समय पर बच्चे होना, प्रॉपर स्पेसिंग होना, ठीक है। इसी के लिए हम लोग एनीमिया मुक्त भारत भी एक सरकार का कार्यक्रम साथ में चल रहा है, उसका भी ध्यान रखें, प्रॉपर स्पेसिंग करें, सेफ एंड सेक्सुअल हैबिट्स का यूज़ करें, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करें। यही मेरा संदेश है जी। डॉक्टर साहब, विनीता गुप्ता जी, करुणा सिंह जी, आप इस मंच पर आए, बहुत सी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी उम्मीद करते हैं कि आज विश्व सुरक्षित गर्भपात दिवस पर बहुत सी जानकारी हमारे महिला दर्शकों को मिली होंगी। और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि महिला परिवार की धुरी होती है। अगर महिला स्वस्थ है तो वो एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकती है, अच्छा रख सकती है। इसलिए महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोशिश ये करें कि गर्भपात की ज़रूरत ही ना पड़े। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।